हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वेक्टर स्पेस का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन एमसीक्यू का डिस्कस करूँगी, जो हमारे यूपी पीजीटी के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, हरियाणा पीजीटी एंड राजस्थान पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में आपको शॉर्ट ट्रिक और सॉल्यूशन दोनों मिलेगा और उसके साथ साथ मेरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के भी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता रहे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेस फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस R3। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सब स्पेस फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहते हैं? फॉर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ जीरो कांस्टेंट टर्म, यानी अगर कोई इक्वेशन हमें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखती है और इक्वल टू जीरो रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो इक्वेशन क्या फॉर्म करती है? एक सब स्पेस फॉर्म करती है। तो देखिए, यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो नहीं हो सकता, इसमें लीनियर पावर नहीं है, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में है तो ये नहीं हो सकता है, और यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर देन का साइन लगा है, इनइक्वालिटी, तो ये नहीं हो सकता। तो ये सारे ऑप्शन इस वजह से क्या हो गए? कट गए। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमारा कट गया। और यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, एक्स माइनस वाई, ऑप्शन जो 4 है इसमें क्या है? एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स वाई और जेड की पावर क्या है? 1 है और इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एक वेक्टर स्पेस का सब स्पेस फॉर्म करेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे है। इफ़ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V। W1 और W2 क्या है? दो सब स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V। देन एंड डायमेंशन ऑफ W1 is 3, dimension of W2 is 4 and dimension of W1 intersection W2 is 1. Then dimension of W1 plus W2 पूछा है, तो इसके लिए हम डायमेंशन थ्योरम का यूज करेंगे। डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है? डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। W1 की डायमेंशन क्या यहाँ पे दिया है? W1 की डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 1। ठीक, डायमेंशन W1 की क्या दिया है? 1 दिया है, और प्लस डायमेंशन W2 की क्या दिया है? डायमेंशन W2 की भी दिया है, नहीं, डायमेंशन W1 दिया हुआ है, एक सेकंड, डायमेंशन W1 दिया है 3 और प्लस डायमेंशन W2 दिया है 4 और डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 दिया है 1। तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इच। डायमेंशन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इच, तो क्या होता है इसका ऑर्डर? इसका डायमेंशन क्या होता है? n+1/2 होता है। ठीक, अच्छा, इसको आप याद कैसे रखेंगे? जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे F G H। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला और ये सेम है, यानी टोटल डिफरेंट एलिमेंट हमें मिले वो सिर्फ इतना मिला, इतना हमें डिफरेंट मिला। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 3 है। तो अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर हम कहें तो 1 2 3, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसी तरह से डैश 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 n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स का होगा, तो उसमें कितने मिलेंगे? n मिलेंगे। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n+1/2 होता है, इसीलिए इसका सम क्या आता है? n+1/2 आता है। तो होप आपको समझ में हमारी ट्रिक आ गई होगी कि कोई भी इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे हमें ट्रिक, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जो होता है वो सेम होता है। तो इसलिए वहाँ पे एक डायगोनल का जो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट होता है, यहाँ 1 होता है, फिर उसके ऊपर 2 होता है, उसके ऊपर 3 होता है, उसके ऊपर चलते जाएंगे तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी लास्ट में हमें उतना मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे n+1/2 करते हैं, मतलब ये ट्रिक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं।
ठीक, तो हमारे पास ये इसका ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ईच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस गामा होता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट क्या हो जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट तो 6 हो जाते हैं, लेकिन ये डायगोनल 0 हो जाता है, तो इसलिए इसको इस तरह से छोड़िए, इस तरह से कन्फ्यूजन होगा। बस इसमें ये याद रखिए कि जब स्क्यू सिमेट्रिक आता है तो यहाँ पे क्या होता है, n(n-1/2) हो जाता है। क्या हो जाता है, n(n-1/2), यानी इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट इज 0 and aij equal to minus aij, so the above diagonal are independent, so n(n-1/2) हो जाता है। ठीक, डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाता है, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला है उसमें से हमने एक माइनस कर देते हैं, तो n(n-1/2) आ जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे है, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, देन डायमेंशन ऑफ V इज। यहाँ पे क्या करा है, V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, यानी एट मोस्ट n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, तो डायमेंशन ऑफ V क्या होगा, और V किसका वेक्टर स्पेस है, एक पॉलिनोमियल का। तो जब भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे सपोज करिए a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डैश 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 a(n)(x)(n). तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 डैश 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 n तक गया है, यानी n+1 एलिमेंट है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, इसकी डायमेंशन जो होती है वो n+1 हो जाती है। ठीक, डायमेंशन ऑफ V कितना हो जाता है, n+1 हो जाता है, यानी पॉलिनोमियल में जितना पॉलिनोमियल दिया रहेगा उससे एक ज़्यादा उसकी डायमेंशन होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। और वो क्यों होती है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म उसमें a0 होता है उसी की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर R³ इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें से जो हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हमारे पास दो चीज़ होता है, अगर हम इसको इस वेक्टर को, इस बेसिस को अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक, तभी भी ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट, तभी भी ये बेसिस तो यहाँ पे, और दूसरा क्या दिया है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, तो वो क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ये क्या है, इसका लिनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो 1 2 3 दिया हुआ है और सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, 2 4 6 दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 1 2 3, यानी इस वेक्टर के साथ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसलिए ये कैसा होगा, लिनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तभी भी ये क्या हो जाता है, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो बाकी ये इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन सी वाले का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 2 4 6 1 1 1। अब हम यहाँ पे R1 इक्वल टू R1 माइनस 1/2 R2 कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 2 4 6 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो इसलिए ये क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट है। आप दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने में टाइम लगेगा, तो सबसे पहले आप कोशिश क्या करेंगे कि वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनदर वेक्टर। एक वेक्टर जो दिया हुआ है तो उसमें से दूसरे वेक्टर में से क्या कुछ कॉमन लेने के बाद दोनों वेक्टर सेम हो जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था, तो वो अगर कॉमन हो लेने पे सेम हो जा रहे हैं तो उसको हम
लिनियरली डिपेंडेंट बोल देंगे, वो चेक करना ईजी होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, टी सच डेट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, देन द मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो इसको स्टैंडर्ड बेसिस में हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस टू डायमेंशन की होती क्या है, तो टू डायमेंशन की स्टैंडर्ड बेसिस जो होती है 1,0 एंड 0,1 होती है। ठीक, तो अब 1,0, अब ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें सबसे पहले 1,0 रखेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 रखेंगे तो x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0, 0, 1 - 0, तो ये क्या आ गया 1,1 आ गया। फिर इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1 लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0 + 1, 0 - 1, तो ये क्या आ गया 1, -1 आ गया। ठीक, अब इसको जो आया है इसको हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये क्या आया है, एक आया है 1,1 और दूसरा आया है 1, -1। अब इसको हम कॉलम वेक्टर में लिखेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, इसको सेकंड कॉलम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1, 1 को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया और 1, -1 को सेकंड कॉलम में लिख दिया, तो ये इस तरह से बन गया 1, 1 और 1, -1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो 1 वाला ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड इसे साफ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, लेट T such that V to W be a linear transformation between two finite dimension vector space. If dimension of V is 5 and dimension of null space equal to 2, then rank of T equal to। ठीक, तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, रैंक नलिटी थ्योरम का हम यूज करेंगे। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी, यानी डोमेन का डायमेंशन। तो रैंक टी हमें फाइंड आउट करना है, तो रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी, नलिटी क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 = 5। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रैंक इक्वल टू फिर रैंक इक्वल टू आर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, आर टी इक्वल टू 5 - 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n इच। डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 2 नॉन जीरो है, तो इसलिए जितने डायगोनल मैट्रिक्स की बात जब भी करता है तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है n क्रॉस n की है तो इसमें n इंडिपेंडेंट वैल्यू होंगे, तो इसलिए इसकी कितना डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन n हो जाएगा। ठीक, यहाँ अगर ये मैट्रिक्स होता तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर यहाँ पे आपके पास 3 2 4 0 0 0 0 0 0 अगर इस तरह से मैट्रिक्स होती तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक, तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इफ W1 W2 आर सब स्पेस ऑफ V एंड V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर W1 और W2 दो सब स्पेस है V का और V को V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 हम लिखते हैं, तो उसमें एक डायरेक्ट सम की कंडीशन होती है कि W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू क्या होती है, W1 इंटरसेक्शन W2 जो आता है वो 5 आता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये डिफिनीशन है डायरेक्ट सम की कि इफ़ W1 W2 आर टू सब स्पेस ऑफ V एंड V, देन V इक्वल टू W1 + W2, यानी W1 और W2 दोनों सब स्पेस को जब हम डायरेक्ट सम करेंगे तो हमें पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाएगा, और दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों सब स्पेस का तो हमें इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये तो एक कंडीशन यहाँ दे दिया है और दूसरा कंडीशन इसने पूछ लिया है। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिक्स M क्रॉस N इच। तो मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होता है उसके ऑर्डर के बराबर होता है। मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है M क्रॉस N, तो मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टी सच डेट आर क्यूब टू आर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रैंक आर टी इक्वल टू 3 देन टी इच। अब देखिए यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर टी सच डेट आर क्यूब टू आर क्यूब दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, रैंक क्या दिया है 3 दिया है, देन टी इच। अब टी इच क्या होगा, तो रैंक जो है वो 3 है और डायमेंशन भी कितना है, डायमेंशन ऑफ डोमेन क्या है 3 है। तो रैंक नलिटी थ्योरम से क्या हो गया, रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी, रैंक टी और प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ डोमेन होता है, तो रैंक कितना दिया है 3 और प्लस नलिटी ऑफ टी को अगर हम x ले लेते हैं तो डायमेंशन भी 3 दिया, तो नलिटी क्या आ गया हमारे पास, नलिटी हमारे पास आ गई नलिटी इक्वल टू 0 आ गया। और जब नलिटी 0 आता है तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इंजेक्टिव होता है, 1-1 होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और एक एमसीक्यू ये भी बनता है कि अगर नलिटी इक्वल टू 0 है तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो 1-1 होगा, इंजेक्टिव होगा। तो दोनों ही यहाँ मतलब वैल्यू दे करके पूछ रहा है और कभी कभी नलिटी देकर भी पूछ लेता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। कौन सा इसमें से वेक्टर स्पेस नहीं है, द सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0,1, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल of degree exactly n, the set of all 2x2 matrices of with real entries। उसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो क्या दिया है, द जीरो पॉलिनोमियल इज हैज़ नो डिफाइंड डिग्री। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कोई डिफाइन नहीं होती है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड एट एन, जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिग्री एन, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री एन नहीं। द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन must be less than or equal to n, thus the polynomial of degree exactly n do not form a vector space। अगर exactly की दे दिया इसलिए ये vector space फॉर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, s if s equal to v1 v2 v3 dash s vn form a basis of v। अगर ये s इक्वल टू v1 v2 v3 एक बेसिस फॉर्म कर रहा है तो वो क्या होगा, बेसिस की डिफिनेशन ये होती है कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए। कोई भी सेट अगर बेसिस फॉर्म करता है तो वो कैसा होना चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन होना चाहिए। इसलिए बेसिस की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है बाय डिफिनेशन अ बेसिस इज बोथ लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन, therefore the vector space is S is linearly independent and span of V, option C is right। The coordinate of vector polynomial 2 minus 3x square plus 4x cube relative to the basis 1x square each। तो अब रिलेटिव टू द बेसिस पूछ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि कोई पॉलिनोमियल दिया है, रिलेटिव बेसिस पूछ लेगा वेरिएबल का, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 से यहाँ पे क्या है 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है -3 है तो -3 हो जाएगा, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो इसका जो बेसिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 -3 और 4। तो 2 -3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था प्रीवियस वीडियो में। लेट V be a vector space, let V and W be a vector space over the field F and dimension V equal to 4, dimension W equal to 3, then the dimension of L V W each। तो डायमेंशन ऑफ L V W जो होता है वो कैसे निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ V कितना दिया है 4 दिया है, डायमेंशन ऑफ W कितना दिया है 3 दिया है, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ डोमेन एंड को डोमेन। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्पैन ऑफ अ वेक्टर स्पेस 1 0 0 एंड 0 1 0 इन R क्यूब इच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इसका लीनियर स्पैन हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का, तो लीनियर स्पैन क्या हो जाएगा, x, y, z इक्वल टू a 1, 0, 0 प्लस b
0,1,0 और 3 डायमेंशन की बेसिस है। ये इसका 3 डायमेंशन है तो एक बेसिस नहीं दिया है, तो जो बेसिस नहीं दिया रहता है उसको हम 0 0 0 ले लेते हैं, C 0 0 0। अब इसको हम जब लिखेंगे तो ये सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, A, B, 0। ठीक, तो A, B, 0, तो ये x इक्वल टू A आ गया, y इक्वल टू B आ गया और z इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है और z इक्वल टू 0 है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे ऐसे होता 1 0 0 और 0 0 1 होता तो कौन सा प्लेन हो जाता, एक्स जेड प्लेन, y इक्वल टू 0 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, लेट ए बी ए इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए, देन विच इज रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है, फॉर मैट्रिक्स रो इज ऑलवेज इक्वल टू रो ऑफ कॉलम। तो ये कब होता है, जब यहाँ पे रो ऑफ रैंक इक्वल टू रैंक ऑफ कॉलम होगा, तब ये होता है कि मतलब हम जब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n की है, उसके बाद अगर हम मैट्रिक्स A का रैंक निकालते हैं और फिर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके फिर उसकी रैंक निकालते हैं और दोनों का रैंक सेम आता है, इसका मतलब क्या है, रो रैंक इज इक्वल टू द कॉलम रैंक। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द आर क्यूब स्पैन बाय 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो यहाँ पे देखिए, what is the dimension of सब स्पैन बाई 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो इसको हम अगर देखें तो स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं 1 1 1 का, इसको और इसको हम स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं 2 1 1 1 और इसको 3 1 1 1। तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऑल दीज 3 वेक्टर आर स्केलर मल्टीपल, तो इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, टी सच दैट v टू v इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v, देन t इज इन्वर्टिबल। अगर t इन्वर्टिबल है तो इसके लिए क्या होता है, अगर इन्वर्टिबल है तो रैंक इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v होता है, यानी हमें नलिटी क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। अगर इन्वर्टिबल है तो नलिटी क्या होता है, 0 होता है, या नलिटी 0 है तो t क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, द सेट ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n ओवर R फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n ओवर R फॉर्म। तो ये क्या फॉर्म करता है, द सम ऑफ 2 सिंगुलर मैट्रिक्स नीड नॉट नेसेस। कोई सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सम भी सिंगुलर होगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के लिए लिया, एक 1 0 0 ले लिया, एक ये ले लिया, दोनों को सम किया तो हमें क्या मिल गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। द सेट ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, कोई जरूरी सब स्पेस होगा, सब नॉट सब स्पेस, अ बेसिस, अ डायरेक्ट सम। तो क्या होगा, नॉट अ सब स्पेस, क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उन दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स के बीच में जब हम सम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगुलर ही मिलेगा, इसलिए वो क्या होगा, नॉट सब स्पेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। If u and v are subspace of r raised to the power 5, then and dimension of u equal to 3, dimension of v equal to 3, then what is the minimum possible dimension of u intersection w। तो u intersection w की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ u दिया है, डायमेंशन ऑफ w दिया है, तो डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन वी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 ये दिया है, 3 ये दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, और डायमेंशन ऑफ 3 क्या दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 है, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस डायमेंशन ऑफ w। ठीक, डायमेंशन ऑफ, एक सेकेंड स्पेस बना लो फिर लिखती हूँ।
यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, फिर डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u प्लस u इंटरसेक्शन w। अब डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 3 6 माइनस डायमेंशन ऑफ u प्लस w, यानी u प्लस v कंटेन R5। ठीक, अब इसके बाद u डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 होगा, यानी डायमेंशन w u प्लस डब्ल्यू की जो डायमेंशन होगी या तो 5 होगी या तो 5 से कम होगी, यानी 6 माइनस डायमेंशन w जो होगा वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 5 होगा। अब डायमेंशन u प्लस डब्ल्यू को हम लेफ्ट से राइट ले जाएं और 5 को राइट से लेफ्ट ले जाएं, तो डायमेंशन u प्लस u इंटरसेक्शन w जो होगा वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो मिनिमम डायमेंशन इज 1 हो जाएगा। ठीक, मिनिमम डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा ये है कि डायमेंशन u इंटरसेक्शन w ग्रेटर देन डायमेंशन u प्लस डायमेंशन w माइनस डायमेंशन v। तो डायमेंशन u कितना है, 3 है, डायमेंशन v कितना है, 3 और डायमेंशन v क्या है, v की डायमेंशन क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, तो -5 कर दिया तो 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन है कि टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए v1 प्लस बी v2 जो होता है वो क्या आना चाहिए, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन 0,0 जब लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0,0 आना चाहिए। तो हम इस रिजल्ट से चेक करते हैं तो क्या, और लीनियर का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है वो लीनियर में आना चाहिए। यहाँ तो लीनियर नहीं है तो ये वैसे हट गया। यहाँ पे अगर x के प्लेस पे 0 रखोगे, y के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये रिजल्ट 0,0 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1,0 आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 रखोगे तो t 0,0 का रिजल्ट क्या आएगा, 0,0, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ लीनियर नहीं है, x और y मल्टीपल में है, इसलिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन ऑपरेटर p इज p स्क्वायर इक्वल टू p। तो देखिए, जो प्रोजेक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर होता है वो क्या होता है कि उसका जो आइगन वैल्यू होता है वो, इसको आप याद कर लीजिए, या तो 0 या तो 1 होता है। ठीक, और दूसरा p स्क्वायर इक्वल टू p, मतलब जब हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन पे p ऑपरेटर लगाते हैं और फिर उस पर दोबारा p ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें p ही मिलता है। ठीक, तो p स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा हो गया, p को लेमडा से, इफ़ p स्क्वायर इक्वल टू p, इफ़ लेमडा इज आइगन वैल्यू देन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। लेमडा स्क्वायर को हम इधर से, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा है तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा कॉमन ले लें तो लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 0,1 आ गया। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0,1, ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद 25 क्वेश्चन है। Let W be a subspace of symmetric matrix M cross N, then what is the dimension of orthogonal complement of W is। इसको orthogonal complement of W बोलते हैं। तो orthogonal complement of W क्या हो जाएगा, n जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, उसी तरह याद रखेंगे कि n माइनस 1/2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्पेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का वो स्पेस होता है, इसलिए उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 26। इफ डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू n एंड एनी सेट n प्लस 1 इज अ वेक्टर इन v, देन डायमेंशन v क्या है, n है। और अगर डायमेंशन किसी भी कोई भी हमारे वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन n है और उसमें एक डायमेंशन और बढ़ा दी जाती है, तो जो हम डायमेंशन बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या लेते हैं, अगला डायमेंशन 0 0 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो उस केस में जब 0 0 0 हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, और जब डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट v टू v w इच। द नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट v टू w इच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v टू w का एक नल स्पेस क्या होगा, वो एक कर्नल और नल स्पेस कंसिस्ट ऑफ वेक्टर स्पेस
डोमेन मैप टू जीरो, हेंस सब स्पेस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n ईच। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, n+1/2 होता है, ये ऊपर भी हम बता चुके हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड A की पावर k इक्वल टू 0 फॉर पॉजिटिव इंटीजर k देन इट आइगन वैल्यू इज। तो A की पावर k इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, निलपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन आर टू आर द सबसेट ऑफ इवन फंक्शन एंड द सबसेट ऑफ ऑड फंक्शन फॉर्म। अब यहाँ पे क्या दिया है, v क्या है कि वेक्टर स्पेस है ऑल फंक्शन फ्रॉम r टू r। उसके बाद यहाँ कर रहा है द सबसेट ऑफ इवन फंक्शन एंड द सबसेट ऑफ ऑड फंक्शन इज। तो वो फंक्शन ऑफ इवन और ऑड दोनों लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट सेट मिल जाएगा। तो बोथ आर सब स्पेस ऑफ एंड v इज दियर डायरेक्ट सम, बोथ आर। अब देखो यहाँ पे एक क्या है, इवन फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। तो अगर एक W1 हम लेते हैं इवन फंक्शन को और W2 किसको लेते हैं, ऑड फंक्शन को लेते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। और W1 प्लस W2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये दोनों जो कंडीशन है वो डायरेक्ट सम की सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा और सब स्पेस भी होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The dimension of a vector space of complex number C treated as a vector space over the field of real number। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें C रियल नंबर और I होता है, तो उसकी डायमेंशन क्या होती है, 2 होती है। 1 और I होता है इसलिए इसकी डायमेंशन 2 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा है जो बेसिस है आर स्क्वायर का। तो सबसे पहले बेसिस हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे कि क्या कोई एक बेसिस दूसरे की स्केलर मल्टीपल में बेसिस है। तो देखिए यहाँ पे 1,1 है, यहाँ 2,2 है। तो अगर 2,2 से हम 2 बाहर ले लेते हैं तो ये 2,2 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1,1 है, इसलिए ये बेसिस फॉर्म करेगा। ठीक, और दूसरा क्या है कि हम इसमें जो एक सेकेंड लीनियर बेसिस, तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट लिनियरली डिपेंडेंट होगा, ये लिनियरली डिपेंडेंट होगा, हमें इंडिपेंडेंट शो करना है। तो इंडिपेंडेंट के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्डर का है, ये क्या है 1 बेसिस दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन वैसे कट गया। यहाँ पे 3 बेसिस दिया है, ये भी कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए -2 आ रहा है, तो इसलिए ये बेसिस फॉर्म करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। टी सच डेट r³ टू r³ बी डिफाइंड बाई t(x,y,z) इक्वल टू x प्लस वाई, y प्लस जेड, z प्लस जेड, द नलिटी ऑफ टी इच। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकाल के चेक किया, तो इसको जब हमने 1x प्लस वाई, तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1,1,0 लिख दिया। फिर यहाँ पे सेकंड में y और z है, x नहीं है तो 0 1 1 लिख लिया। थर्ड में z(x) है तो 1 0 1 लिख लिया, y का एलिमेंट नहीं है इसलिए 0 लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो डिटर्मिनेंट तो सबको निकालने आता होगा, तो चलिए निकाल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट देखिए वहाँ 1 लिखा, 1 को 1 - 0 और -1 लिया, तो ये हो जाएगा 0 0 -1, तो ये आ जाएगा 1 और +1, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, और 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक कितना हो गया 3 हो गया। और नलिटी यहाँ पे क्या आया, नलिटी यहाँ पे रैंक 3 आया, तो नलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नलिटी इक्वल टू रैंक माइनस डायमेंशन। तो यहाँ रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू
डायमेंशन ऑफ यू। तो यहाँ पे रैंक डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स का है तो 3 हो जाएगा, और रैंक कितना है, 3 है, तो 3 से 3 कट गया तो नलिटी क्या आ गई, 0 आ गया। ठीक, नलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, W1 W2 आर सब स्पेस ऑफ V एंड W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कब होगा, तो ये जो होता है W1 और W2 क्या है, दो सब स्पेस है, तो W1 यूनियन W2 भी सब स्पेस तभी होगा जो जब W1 कंटेन करेगा W2 को और W2 कंटेन करेगा W1 को, तभी वो सब स्पेस हो सकता है, अदरवाइज वो सब स्पेस नहीं हो सकता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35 है, द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन M क्रॉस N। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, द स्पेस ऑफ मैट्रिक्स विथ ट्रेस 0। अब यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स दिया है, पहले तो यहाँ पे द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स N क्रॉस N। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस द मैट्रिक्स विथ ट्रेस 0। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और एक यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया कि जो उसका ट्रेस है वो क्या है, 0 है, तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। Pn denote a vector space of polynomial degree less than or equal to n, then differentiation operator d such that Pn to P has nullity of। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कांस्टेंट वेक्टर, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, thus the null space consists a constant polynomial whose dimension is 1। ठीक, तो इसका ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है 37। लेट इफ V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड W इज अ सब स्पेस ऑफ V, देन डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ठीक, V क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और W इज अ सब स्पेस ऑफ V। W क्या है, सब स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ एनी सब स्पेस कैन नॉट एक्सीड द डायमेंशन ऑफ, सॉरी हमने गलत लगा दिया, जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कभी भी जैसे कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो उस वेक्टर स्पेस से अगर हम सब स्पेस बनाते हैं तो सब स्पेस की जो डायमेंशन होगी या तो डायमेंशन V के इक्वल होगी या डायमेंशन V से छोटी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, डायमेंशन W लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन V। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38 है, द वेक्टर 1 1 0 0 1 0 1 एंड 0 0 1 इन R3 ओवर R इच। ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फॉर्म अ जीरो स्पेस आर्थोगोनल। तो इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने पहला मैट्रिक्स पहला इसको लिखा 1 1 0, सेकेंड 1 0 1 को यहाँ लिखा 1 0 1, थर्ड को 0 0 1 1 लिखा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, वैल्यू -2 आ गई, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T such that V to W is a linear transformation, which statement is true। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो वेक्टर, यानी ये जो जीरो वेक्टर 0 है ये कहाँ से लिया गया है, वेक्टर V से लिया गया है। और जब वेक्टर V पे जब वेक्टर V से जो 0 लिया गया है, उस 0 पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो W से हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन है। यहाँ पे T जीरो वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, ये उसकी डिफिनीशन नहीं है। T मैप 0 टू नॉन जीरो, ये भी डिफिनीशन नहीं है, ये भी डिफिनीशन नहीं है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जीरो वेक्टर इक्वल टू T जीरो, वही जो हमने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो अल्फा जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे।
If A is n cross n matrices with real entry and determinant not equal to 0, then the column of A form. तो कॉलम ऑफ ए क्या फॉर्म करेगा, अब बेसिस फॉर्म करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। और जब कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और उसको हम लीनियर स्पैन के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या फॉर्म करेगा, अब बेसिस फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयज दैट एन कॉलम लिनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस दे फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर एन। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन विथ ट्रेस जीरो इच। तो ट्रेस जीरो है, शायद ये कोई यहाँ पे पहला क्वेश्चन वो मैट्रिक्स का था, यहाँ पे क्या दिया है, सिमेट्रिक का। तो ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, एन एन प्लस वन अपॉन टू होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, एन एन प्लस वन अपॉन टू होती है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन एंड ट्रेस जीरो दिया है। ट्रेस जीरो दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम -1 कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट T1 T2 बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V, देन द कंपोजिशन T1 ऑपरेशन T2 इच। तो T1 ऑपरेशन T2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, व्हाट इज द रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट आर क्यूब टू आर क्यूब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देखिए इसका जब आप रैंक निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ से दो R1 इक्वल R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। तो ये क्या आ गया, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब तो ये कोई रो जीरो होगी नहीं, तो इसलिए इसकी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 हमारी स्क्रीन पे है, इफ़ V इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशन देन द डुअल स्पेस V स्टार इच। तो डुअल स्पेस V स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है 45, लेट W1 W2 बी ए सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो W1 W2 अगर टू डायमेंशन है, डायमेंशन दो सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सब स्पेस ऑफ V स्पेस ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन R टू R। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन R टू R। तो इसमें कौन सा सब स्पेस है, तो सब स्पेस की डिफिनीशन क्या होती है कि अगर हम F0 लेते हैं तो 0 आना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो होमोजीनियस कंडीशन होनी चाहिए, F0 इक्वल टू 0 क्या है, एक होमोजीनियस कंडीशन है, और जीरो फंक्शन सेटिस्फाई इट्स सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोथ। जो F0 इक्वल टू 0 होता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इस लीनियर सम दोनों सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हमारे स्क्रीन पे है, लेट ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स विथ रैंक ए इक्वल टू 2, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए इच। जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, 4x4 की है, और रैंक कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, यानी क्या पूछा है, नलिटी। तो नलिटी इक्वल टू क्या होता है, नलिटी इक्वल टू डायमेंशन माइनस रैंक। तो डायमेंशन कितना दिया है मैट्रिक्स का, 4, यानी ऑर्डर। डायमेंशन मीन्स क्या है यहाँ पे, ऑर्डर। तो 4 और -2, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे स्क्रीन पे है, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन r इक्वल टू 3 विथ P1 इक्वल टू 0 फॉर्म अ सब स्पेस P3, व्हाट इज द डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, P3। जब कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का दिया रहता है उससे एक ज़्यादा डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, लेस देन r इक्वल टू 3 है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी,
4 हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक कंडीशन हमें यहाँ पे दे दिया है P1 इक्वल टू 0, तो 4 में से एक को हम माइनस कर देंगे जो कंडीशन दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और वैसे डायमेंशन, इसकी डायमेंशन पूछता तो वो 4 होता। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 हमारे स्क्रीन पे है, इफ़ लेमडा इक्वल टू 0 इज अ आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर लेमडा इक्वल टू 0 है एक किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वो क्या होगी, अगर लेमडा इक्वल टू 0 है, एक आइगन वैल्यू 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम आइगन वैल्यू निकालते हैं और उस आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। तो अब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू हमारे पास 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, टी सच दैट वी टू डब्ल्यू इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 देन टी इज। तो कर्नल ऑफ टी अगर 0 होता है, तो ऊपर भी हम कई क्वेश्चन में यूज किए हैं कि वो 1 1 इंजेक्टिव होता है, 1 1 होता है, इंजेक्टिव होता है। तो होप मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने अभी किया है, 50 क्वेश्चन अभी किया है, और इससे पहले मैं 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस तरह से मैंने लीनियर अलजेब्रा का 80 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और इसके बाद अभी और ट्राई करूँगी कि मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं कलेक्शन, तो मैं और अच्छे MCQ लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और इसके अलावा वेक्टर स्पेस का जो कॉन्सेप्ट वाला GIC मेंस के लिए, उसको मैं रेगुलर बेसिस पे एक एक वीडियो उसकी भी लेके आती रहूँगी, जिससे GIC मेंस की भी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। थैंक यू।